हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारा बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1, दैट इज बिजनेस स्टडी एंड कॉमर्स। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है और मुझे पता है कि आपको काफी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होगी। तो आज हम ये कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर पूरा, और वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो वीडियो में, ठीक है। और इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। प्लीज कंटिन्यू करेगा वीडियो वीडियो को, और हम आपके साथ पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर जो है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस ट्रेड और कॉमर्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है। अगर हमें वही नहीं पता तो हम किस तरीके से हमारे को इसका क्लासिफिकेशन पता हो पाएगा, ठीक है। तो काफी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है कि बिजनेस ट्रेड और कॉमर्स में फर्क क्या है, ठीक है। तो बिजनेस जो होता है ना, वहां पे प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। क्या होता है? हम प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स को और ट्रांसफर कर रहे हैं गुड्स को और सर्विसेज को। कॉमर्स के अंदर सिर्फ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस होता है, हम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से कर सकते हैं। और ट्रेड जो है हमारा, वो दो पार्टीज के बीच में है, ठीक है, मेरे और आपके बीच में या दो बिजनेसमैन के बीच में, ठीक है। कोई पर्सन एक दूसरे से सामान का एक्सचेंज कर रहा है, उसको हम ट्रेड कह सकते हैं। बिजनेस में जो वर्किंग कैपिटल होती है और फिक्स कैपिटल होती है,
सॉरी गाइस, मेरा माइक जो है उसकी जो वॉल्यूम वो डिस्चार्ज हो गया था। तो हम जो टॉपिक हमारा रह गया जिसमें म्यूट हो गया था आवाज, वो दोबारा कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इंटरमीडिएट्स की बात करी थी हमने, जो मिडल मैन है, जो प्रमोट करते हैं हमारे ट्रेड को, जो प्रोवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरर्स को बाय अज्यूमिंग रिस्क, उनका रिस्क इन्वॉल्व करके। और कमीशन एजेंट्स हो सकते हैं, ब्रोकर्स होते सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो रोड्स और मेरीटाइम के थ्रू हमारा ट्रेड होता था। डिफरेंट कम्युनिटीज जो कि डोमिनेट करती हैं इंडियन ट्रेड, वो है हमारे पंजाबी और मुल्तानी मर्चेंट्स, जो कि हमारी नॉर्थन इन रीजन को हेड करते थे। हमारे भट्स जो हमारे गुजरात और राजस्थान के थे। ठीक है, महाजन जो हमारे वेस्टर्न इंडिया के थे। हमारे चेट जो हमारे ट्रेडर्स थे साउथ के। नगर सेठ जो थे हमारे अहमदाबाद के अर्बन सेंटर्स में रहते थे, जो कि महाजन कम्युनिटी से को बिलोंग करते थे और कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करते थे देयर चीफ कॉल्ड नगर सेठ। अदर अर्बन ग्रुप्स लोग हो गए जैसे हकीम हो गए, वैद हो गए, जो हमारे फिजिशियंस थे। हमारे वकील जो थे हमारे लॉयर। पंडित एंड मौलवा हमारे टीचर्स। पेंटर्स, म्यूजिशियंस, कैलीग्राफर्स एक्सेट्रा। दीज ऑल कंसिस्ट ऑफ अवर अर्बन ग्रुप्स के पर्सन्स जो कि ट्रेड में इन्वॉल्व होते थे। हमारे मर्चेंट कॉर्पोरेशन की बात करें तो जो डिराइव करते थे हमारी पावर और प्रेस्टीज बाय फॉर्मिंग अ गिल्ड। ठीक है, और प्रोटेक्ट करते थे इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स। ठीक है, उनके ओन रूल्स और मेंबरशिप थे बाय प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। ट्रेड एंड इंडस्ट्री जो थी, ठीक है, वहां पे वो लोग टैक्स लगाते थे, लाइक ऑक्ट्राई, कस्टम ड्यूटी, टैरिफ, फेरी टैक्स। ठीक है, जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू थे उन लोगों के। गिल्ड के जो चीफ होते थे वो किंग्स थे, टैक्स कलेक्टर्स थे। ठीक है, और सेटल करते थे मार्केट टोल ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स। गिल्ड के जो मर्चेंट्स थे वो एक्ट करते थे एज अ कस्टोडियन ऑफ द रिलीजियस इंटरेस्ट। वेरियस कमर्शियल एक्टिविटीज की बात करें तो मर्चेंट्स ने ये चीजें स्थापित की बिकॉज टू गेन पावर इन द सोसाइटी। मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स की बात करें तो पाटलिपुत्र था, मिडिवल टाइम से ही या एंशियंट टाइम से ही कह सकते हैं कि बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेंटर्स था। ठीक है, फॉर द मॉडर्न्स मॉडर्न पीरियड। ठीक है, तो पटना जो है कमर्शियल टाउन है, एज वेल एज मेजर सेंटर है फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ स्टोन्स। पिशावर जो है हमारा एक्सपोर्टिंग ऑफ वूल के लिए है, इंपोर्टिंग ऑफ हॉर्सेस के लिए है। तक्षशिला, तक्षशिला जो हमारा था वो इंडियन एंड सेंट्रल एशिया के लिए था, सिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड कमर्शियल बैंक्स के लिए। इंद्रप्रस्थ जो हमारा कमर्शियल जंक्शन था, वेयर रूट्स लीडिंग टू ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ कन्वर्ज करते थे। मथुरा एम्पोरियम ऑफ ट्रेड था, जहाँ पे कॉमर्स था, वेयर रूट्स फ्रॉम साउथ टच्ड मथुरा एंड बरोच। ठीक है, वाराणसी मेजर सेंटर्स थे टेक्सटाइल के, जहाँ पे फेमस थे गोल्ड, सिल्क और सैंडलवुड के लिए। ठीक है, मिथिला जो था हमारा ट्रेडर सेंटर था, स्टैब्लिश ट्रेडिंग कॉलोनीज इन साउथ चाइना। साउथ चाइना के अंदर हमारी ट्रेडिंग कॉलोनीज जो थी स्टैब्लिश थी। ठीक है, और ट्रेड करते थे एट पोर्ट्स एट वेरियस आइलैंड्स। उज्जैन, ठीक है, एक्सपोर्ट अगेट, कार्नेलियन, मसलिन, मैलो क्लोथ, ये सब चीजें एक्सपोर्ट की जाती थी। सूरत से एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड कहते हैं हम इसको। और फेमस फॉर देयर गोल्ड बॉर्डर टेक्सटाइल, लाइक जरी, जरी का जो काम होता है वो यहाँ पे फेमस है सूरत में। कांची में जो हमारा था मेजर ट्रेड सेंटर फॉर पर्ल्स था, ग्लास था और रेयर स्टोन्स के लिए था। राइट। और मदुरा जो अट्रैक्ट करते थे फॉरेन मर्चेंट्स को फॉर कैरिंग ओवरसीज ट्रेड। बरोच जो था वो ग्रेटेस्ट सीट ऑफ कॉमर्स था इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, कावेरी पट्टनम प्रोवाइड करता था लोडिंग अनलोडिंग ऑफ अदर फैसिलिटीज ऑफ मर्चेंडाइज, यानी जो ट्रेड हो रहा है उसकी। और हेडक्वार्टर्स थे मैनी फॉरेन ट्रेडर्स, एंड इट वाज कन्वीनियंट प्लेस फॉर ट्रेड विद वेरियस कंट्रीज सच एज मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, फार ईस्ट। और मेजर जो सेंटर्स थे वो जो मेजर जो सेंटर थे फॉर परफ्यूम्स के थे, कॉस्मेटिक के थे, सेंट से, सिल्क, वूल, कॉटन, कोरल्स, पर्ल्स, गोल्ड एक्सेट्रा। दीज वर द थिंग्स दैट वर मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स, जहाँ पे इन सब चीजों का ट्रेड होता था। और तमला रिप्ती जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोर्ट्स जो है, कनेक्ट करता है विद वेस्ट, विद फार ईस्ट। और ये लिंक्ड है बनारस के साथ, तक्षशिला के साथ एज वेल। ठीक है, इन सब चीजों के साथ ये लिंक्ड है। एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स की बात करें इंडिया में, तो एंशियंट इंडिया में जो एक्सपोर्ट्स था वो मेजरली कंसिस्ट करता था स्पाइसेस का, व्हीट का, इंडिगो का, ओपीएम ओपीएम, शुगर, सीसम, लाइव एनिमल्स, ऑयल, कॉटन, एनिमल प्रोडक्ट्स सच एज हाइड, स्किन, फ्लर, हॉर्न्स, टोटाइस शेल्स, पर्ल्स। ठीक है, क्रिस्टल, लैपिस लजूली, एक पत्थर है, लैपिस लजूली एक स्टोन है, ग्रेनाइट, टॉर्कोइज ये भी एक स्टोन है, कॉपर एक्सेट्रा। ऑन द अदर हैंड द इम्पोर्टेंट इम्पोर्ट्स मेनली इंक्लूड एनिमल की प्रोडक्ट्स हो गए, चाइनीज की सिल्क हो गए, हॉर्सेज हो गए, फ्लैक्स हो गए। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर, लेड, रूबीज, कोरल, ग्लास एंड ऑल दीज थिंग्स दैट कंसिस्ट ऑफ पार्ट ऑफ इम्पोर्ट्स। पोजीशन जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो पोजीशन है वर्ल्ड इकोनॉमी में वो कैसी है।
तो एंशियंट और मिडिवल टाइम्स में जो इंडिया था वो 1/3 और 1/4 जो है वर्ल्ड की वेल्थ कंसिस्ट करता था। मेगास्थनीज, फैक्सियन यानी फाहीन जो एक ट्रेवलर थे जो आए थे हर्षवर्धन जी के टाइम पे, ठीक है। जुनजुआंग, ह्यूनसांग, अल बरूनी, इब्न बतूता, फ्रेंच फ्रेंकोई 17th सेंचुरी ऑफन रेफर्ड इंडिया एज स्वर्ण भूमि यानी गोल्ड की नगरी कहते थे इसको, स्वर्ण द्वीप भी कहते थे, ठीक है। यानी हमारे पास बहुत अच्छा खासा पैसा था, ठीक है, ओके, उस टाइम पे। ओके, तो इन सब चीजों की जो चीजें थी, इस वजह से हमारी जो इंडिया थी वो काफी ज्यादा रिच कंट्री थी। प्री कॉलोनियल पीरियड के अंदर वर्जन एज ऑफ प्रोस्पेरिटी भी कहते हैं, यानी बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी थी प्री कॉलोनियल पीरियड में इंडियन इकोनॉमी में। और ठीक है, और इसी वजह से हमारे जो यूरोपियंस थे उन्होंने ग्रेट वॉयजेस ली करी ताकि वो इंडिया में आ पाए और यहाँ की इंडिया की वेल्थ देख पाए। कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिजल्ट किया लैक ऑफ फ्रीडम में, नो एग्रीकल्चरल और साइंटिफिक एवोल्यूशन में, रिवोल्यूशन में, लिमिटेड रीच ऑफ एजुकेशन टू द मासेस, पॉपुलेशन को कम एजुकेशन मिल पाए, ठीक है, विच मेड इंडिया अ पुअर कंट्री, इंडिया को एक पुअर कंट्री की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अंडर द ब्रिटिश एम्पायर जो इंडियन इकोनॉमी थी वो रिड्यूस हो गई एज अ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड, ठीक है। री इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, री इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरीके से हुआ? इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया सेंट्रल प्लानिंग बाय सेटिंग प्लानिंग कमीशन, ठीक है। जैसे अभी के टाइम पे नीति आयोग है, उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन था, नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था 2014 के अंदर, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन था, उसने फॉर्म किए 5 ईयर प्लान, पहले 5 ईयर प्लान चलते थे आफ्टर द इंडिपेंडेंस पीरियड, ठीक है, फॉर एमिंग इंडियाज ग्रोथ। हाउएवर, डिस्पाइट द एफर्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कुड नॉट ग्रो एट द रिक्वायर्ड पेस, जितनी पेस पे रिक्वायर्ड पेस पे ग्रो होना चाहिए था उस पेस पे ग्रो नहीं हुआ। मेजर रीजंस कह सकते हैं बिहाइंड दिस इज लैक ऑफ ग्रोथ इंक्लूडिंग लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कांस्टेंट राइज इन पॉपुलेशन, ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस एंड इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ग्रेजुअली क्या हुआ, इंडिया स्टार्ट रिलाइंग हेवीली ऑन द इंडस्ट्रीज, सॉरी बोरोविंग्स फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, लास्टली एग्रीड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन 1991, ठीक है। तो लास्टली जो बोरो हुआ था वो आईएमएफ से हुआ था इन 1991 एंड आफ्टर दैट हमारी इकोनॉमी में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। करंट सिनेरियो की बात करें तो इंडिया जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है वर्ल्ड की, ठीक है। हमारे पे एफडीआई डेस्टिनेशन यानी हमारे पास बहुत ज्यादा एफडीआई आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या मीनिंग है, यानी अगर कोई भी फॉरेन कंपनी या फॉरेन इन्वेस्टर हमारी इंडियन कंपनीज के अंदर मोर देन 10% इन्वेस्ट करता है तो उसको हम एफडीआई कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, एफडीआई कहते हैं। यानी हमारे शेयर्स में, हमारे इंडियन कंपनी की किसी भी कंपनी के शेयर में 10% ज्यादा इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा एफडीआई है, ठीक है। अगर 10% से कम करता है तो हम उसको कहेंगे एफपीआई, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। राइजिंग इनकम्स हुआ, सेविंग इन्वेस्टमेंट हुआ, डोमेस्टिक कंजम्पशन हुआ फॉर द यंगर पॉपुलेशन। हाई ग्रोथ जो है सेक्टर्स में हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर्स में। और इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट सच एज मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है उसने भी ग्रोथ में एडिशन किया। अब हम बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की। तो ह्यूमन एक्टिविटीज कौन सी कंसिस्ट करती है? एक तो बिजनेस होती है, एक तो प्रोफेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है चैरिटी और कुकिंग एट होम, ठीक है। यानी ह्यूमन एक्टिविटीज दो तरीके की होती है, एक इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमें पता ही है, जैसे एक्टिविटीज जो कैरिड आउट बाय द इंडिविजुअल्स विल फुलफिल साइकोलॉजिकल नीड्स, सिर्फ साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल करने के लिए होता है। दीज एक्टिविटीज अंडरटेकन फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन रेदर देन फॉर मेकिंग प्रॉफिट या अर्निंग इनकम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंट्रीब्यूटिंग टू चैरिटी, अगर हम चैरिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, या हमारी जो मदर्स होती हैं वो घर में काम करती हैं, हमारे लिए खाना बनाती हैं, तो एक तरीके से कह सकते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिससे हम प्रॉफिट या इनकम अर्न करते हैं, राइट राइट। तो यहाँ पे होता है फॉर एग्जाम्पल टीचर जो टीच कर रहा है स्कूल में, ठीक है, वर्कर वर्क कर रहा है फैक्ट्री के अंदर। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, एक होता है बिजनेस, एक होता है प्रोफेशन और एक होता है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में जैसे कोई भी बिजनेस, किसी भी तरीके का बिजनेस हो गया। प्रोफेशन में लाइक सीए हो गए, ठीक है, और ठीक है डॉक्टर्स हो गए, सारे प्रोफेशनल से लॉयर्स हो गए। एम्प्लॉयमेंट यदि हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं। बिजनेस की बात करें तो मीनिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है बिजनेस का, ठीक है, बेसिक हमें पता होना चाहिए बिजनेस का कंसेप्ट क्या है। तो बिजनेस जो है वो डिराइव किया है फ्रॉम द वर्ड बिजी विच मींस एंगेज इन एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी में एंगेज है, ठीक है। जो पर्सन एंगेज होता है ना बिजनेस में, वो डील करता है ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज के ट्रेड में इन्वॉल्व होता है वो। सोल मोटिव क्या होता है? कैरिंग आउट बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना सोल मोटिव होता है। पहला होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, विद सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट।
फिर होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कहीं से हमने रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर किया ताकि हम गुड्स का फॉर्मेशन कर पाए। तो फीचर्स क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा फीचर्स, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रॉफिट मोटिव, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस को रिस्क को हैंडल करना, सेटिस्फाई करना कंज्यूमर की वांट्स को, एक्सचेंज करना गुड्स या सर्विसेज को। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव तो होता ही है, बिजनेस का प्राइम मोटिव होता है कि हम प्रॉफिट को बनाएंगे। फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस करेंगे, यानी हम कोई भी गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका हम एक्सचेंज भी तो करेंगे, ठीक है, और सर्विस को भी एक्सचेंज करेंगे। रेगुलर बेसिस पे होगा तो ही बिजनेस होगा, ठीक है, अगर थोड़े टाइम के बाद बंद हो जाए तो हम उसको बिजनेस की कैटेगरी में नहीं रखते। बिजनेस का अंदर रिस्क बहुत होता है, ठीक है, रिस्क को मैनेज करना भी हमारा काम होता है। तो बिजनेस जो है बेसिकली रिस्क होता है, तभी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की लोग उनके ऊपर इच्छा होती है एंटरप्रेन्योर्स की, ठीक है। कहते हैं ना कि मोर रिस्क मोर मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, तो अगर ज्यादा रिस्क होगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ही एक्चुअली में हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे और हमको ग्रो करेंगे, राइट। रोल क्या होता है प्रॉफिट का, क्या रोल होता है प्रॉफिट का बिजनेस में? तो प्रॉफिट से क्या होता है ना, बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो डिमोटिवेट करेगा हमारे एंटरप्रेन्योर को भी, जो बिजनेस का ओनर है उसको भी, ठीक है, और हमारे जो काम कर रहे हैं कंपनी में लोग उनको भी, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो उनको एक मोटिवेशन मिलेगी कि हमें काम करना, और हमको फंड्स होंगे जिससे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। इसलिए प्रॉफिट का रोल इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में। और ये हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, कह सकते हैं सोर्स ऑफ इनकम तो है ही। फिर सोर्स ऑफ फाइनेंस है फॉर द फ्यूचर ग्रोथ, यानी अगर फ्यूचर में हमें कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी ये हमारे पास है। इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी, यानी अगर प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब हमारे लोग काम एफिशिएंटली कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। एनहेंस करता है बिजनेस की स्टैंडिंग मार्केट में, हमारी जो बिजनेस है मार्केट में किस तरीके से वर्क कर रहा है उसको देखने में हेल्प करता है। अगर हमारा प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो लोग हमारे बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, हमारा सामान परचेज करेंगे ज्यादा, क्योंकि उनको पता है ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। रिवॉर्ड मिलता है रिस्क टेकिंग, अगर हम रिस्क ले रहे हैं और प्रॉफिट जो हमारा रिवॉर्ड है, या हमने रिस्क लिया तो उसके बदले हमें प्रॉफिट मिला, तो यस इंपॉर्टेंट है। और इन्वेस्टर्स ने जिससे हम इन्वेस्टर से हमने पैसे लिया है तो हमें उनको रिटर्न भी करना है, तो रिटर्न करना जो है पॉसिबल हो पाएगा अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है, राइट। ठीक है, और गुडविल भी हमारी बनती है, ठीक है, मार्केट में, ठीक है। कैन प्रॉफिट बी द सोल मोटिव ऑफ बिजनेस, क्या प्रॉफिट सोल मोटिव है बिजनेस का? नहीं, सोल सोल मोटिव नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव है बिजनेस का, ठीक है। यानी कि कन्वेंशनली कह सकते हैं कि बिजनेस इज कैरिड आउट ऑन द सोल एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। पहले के टाइम पे बिजनेस जो है सोल पर्पस होता था प्रॉफिट मेकिंग, लेकिन नाउ डेज क्या है, ग्रोइंग डाइवर्सिटीज के साथ बिजनेस जो है एक्सपैंड कर रहा है उसकी डेफिनेशन को इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स। इट इज नो मोर लिमिटेड अर्निंग अ प्रॉफिट, ठीक है, but has growing beyond that. Therefore, a business needs to have multiple objectives. Different objectives होते हैं other than profit making. तो ये multiple objectives क्या है? इनोवेशन करना, ठीक है, इनोवेशन करना यानी हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको इनोवेट करेंगे, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लाएंगे। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, मार्केट का शेयर जो है वो इंक्रीज करना, और मार्केट की जो क्या कहते हैं इकोनॉमी को भी ग्रो करना, बूस्ट करना। वर्कर की जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से उसको पे भी करना और उसकी इंप्रूवमेंट भी करना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारी, रिसोर्सेज, प्रोडक्टिविटी और मैनेजर्स परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, ये सब चीजें भी कंसिस्ट करती हैं। इनोवेशन जैसे मैंने बोला कि न्यू और सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स को यूज करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, मार्केट शेयर जो है एंटरप्राइज का उसको कैप्चर करना, मैक्सिमम मार्केट शेयर को कैप्चर करना, और वर्कर्स की परफॉर्मेंस और उसका एटीट्यूड जो है वो भी मैनेज करना। प्रॉफिटेबिलिटी आर डिपेंडेंट ऑन इट्स वर्कर्स परफॉर्मेंस, अगर वर्कर जो है अच्छा परफॉर्म करेगा तो बिजनेस को प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा होगी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं इन बिजनेस की, कि वो जो है सोसाइटी के लिए काम करें, ठीक है, टुवर्ड्स देयर रिस्पांसिबिलिटी एज पर सोशल रिस्पांसिबिलिटीज, अगर वो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर, ठीक है, मैनेजर की डेवलपमेंट का भी पार्ट है। अगर मैनेजर डेवलप अच्छे से डेवलप हो पाएगा, अ बिजनेस एंटरप्राइज टेंड्स टू कंडक्ट वेरियस प्रोग्राम्स इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मैनेजर्स, ठीक है, कुछ प्रोग्राम्स करती है बिजनेस एंटरप्राइजेस ताकि उनके जो वो जो मैनेजर्स है ना वो ग्रो हो पाए और वो क्या कहते हैं मोटिवेट रहें। उसी वजह से क्या बिजनेस जो आगे बढ़ता रहेगा। रिसोर्सेज जो है फॉर एवरी बिजनेस, फिजिकल जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज दोनों की रिक्वायरमेंट होती है ताकि प्रोड्यूस कर पाए गुड्स और सर्विसेज को। तो ये जो है रिसोर्सेज हैं फॉर द ऑप्टिमम इज रिक्वायर्ड ऑप्टिमम बाय द बिजनेस। प्रोडक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम काम करें उसमें प्रोडक्टिविटी लाएं, ठीक है, इंक्रीमेंट करें, ठीक है, अपनी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज करें। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो है अर्निंग प्रॉफिट, सर्वाइवल यानी सर्वाइव करना, मार्केट में सर्वाइव करना, ये नहीं कि आज शट के और कल बंद हो गए, सर्वाइव करना लॉन्ग टर्म के लिए। और ग्रोथ और डेवलपमेंट तो करना ही है हमको, ठीक है, हमको अपना ग्रो करना है बिजनेस को और मार्केट शेयर जो है बढ़ाना है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है बिजनेस के, ठीक है,
सप्लाई करना डिजायर्ड प्रोडक्ट एट फेयर प्राइसेस, ठीक है। हम जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है, ठीक है, कि ताकि वो गरीब लोग खरीद ही ना पाए, पुअर लोग खरीद ही ना पाए। सप्लाई करना बट एट फेयर, अच्छा प्राइस पे, ठीक है, नॉर्मल। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, अगर हमारा बिजनेस ग्रो होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज, ठीक है, हम उनको एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, उनको बदले उनको सैलरी दे रहे हैं, उनको ग्रो अच्छी अच्छी चीजें पर्क्स दे रहे हैं, तो उससे क्या है, उनका भी वेलफेयर हो रहा है। एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्शन करना है हमें, हजार्डस चीजें यूज नहीं करनी है बिजनेस में, ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने हैं। कम्युनिटी सर्विस करनी है। कम्युनिटी सर्विस कैसे करेंगे? शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी सर्विस, दे कैन ओपन स्कूल कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स कर सकते हैं, ऑर्फनेजेस कर सकते हैं, जिससे कम्युनिटी सर्विस होगी। प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में जो है, प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन है, कैसे, अभी हमने बिजनेस की बात करी, प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें हाईली स्पेसिफिक जो है वो लगता है, डेप्थ इन डेप्थ नॉलेज लगती है इन द रेलिवेंट फील्ड, लाइक सीए हो गया, डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए। एवरी प्रोफेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन टर्म्स ऑफ देयर नॉलेज, स्किल्स एंड रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस इट। तो फीचर्स क्या हो गए? प्रोफेशनल डिग्री चाहिए और नॉलेज चाहिए प्रॉपर। अगर सीए है एक प्रोफेशन, तो सीए के लिए प्रॉपर हमें उसकी डिग्री चाहिए सीए की, ठीक है, किस तरीके से हम सीए का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। लॉयर चाहिए तो उसको भी हमारे को बीए एलएलबी की डिग्री चाहिए, ठीक है। डॉक्टर्स के लिए एमबीबीएस चाहिए, तो ये सब चीजें हमारी प्रोफेशनल डिग्री चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, ठीक है, इनको जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करने होते हैं। अगेन जो है माइक में प्रॉब्लम हुई, डिस्चार्ज हो गया था। तो हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे प्रोफेशन, हमने बिजनेस ऑलरेडी कर लिया था, हम कर रहे थे प्रोफेशन। एक्चुअली में प्रोफेशन जो होता है, वो प्रोफेशन जो है रिक्वायर करता है हाईली स्पेसिफिक और डीप इन डेप्थ नॉलेज रिक्वायरमेंट करता है, जिस भी सब फील्ड में हम जा रहे हैं, ठीक है। तो एवरी प्रोफेशनल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, स्किल्स रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस इट। पहला जो फीचर है प्रोफेशन का, वो है प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। लाइक सीए को क्या प्रोफेशनल डिग्री चाहिए? उसको चाहिए कि वो एक सीए की एग्जाम क्वालिफाई करे। डॉक्टर्स को चाहिए एमबीबीएस। तो इस तरीके से जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको एक परफेक्ट नॉलेज चाहिए होती है प्रोफेशनल डिग्री की, ठीक है। उनके पास कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, उनको स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होता है, ठीक है, उनको स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होता है। और फिर हमारा लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए यहाँ पे, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। प्रोफेशनल एसोसिएशन होना चाहिए, ठीक है, प्रोफेशनल एसोसिएशन होना चाहिए उनके प्रोफेशनल मेंबर्स के साथ। यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, यानी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री इस वजह से है बिकॉज यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि आप उस मेरिट क्लियर करें, उसके बाद जाके आप उस प्रोफेशनल फील्ड में एंटर कर पाएंगे। और सर्विस मोटिव जो है, एक सर्विस मोटिव जो है प्राइम चीज होती है यहाँ पे, कि एवरी प्रोफेशनल जो होता है इसका एम होता है कि वो प्राइम इंपॉर्टेंस दे हमारे क्लाइंट के सर्विस को। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे इंडिविजुअल्स को हायर किया जाता है बाय एन ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क करता है ऑन अ रेगुलर बेसिस, और उसके बदले उनको पेमेंट मिलती है। तो फीचर्स क्या हो सकते हैं? इजी कमेंसमेंट हो सकता है, यानी स्टार्ट करना बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टार्ट बहुत इजीली कर सकते हैं, कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने होते हैं, ये जरूरी है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन जनरेशन टू ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर, यानी जिस पर्सन को आपने एम्प्लॉयमेंट दी है, जिस ऑर्गेनाइजेशन मिली है, उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, राइट, उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। और परफॉर्मेंस की बेस परफॉर्मेंस का भी इसमें मेजर इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, कि अगर एम्प्लॉयर जो है परफॉर्म अच्छे से करेगा एम्प्लॉय, तो ही उसको क्या कहते हैं, आगे प्रमोशन मिलेगा। और वेजेस जो होते हैं उसको कॉम्पिटिटिव वेजेस मिलने चाहिए, ठीक है, फेयर वेजेस मिलने चाहिए। कंपैरिजन जो है इन तीनों का कर लेते हैं, तो बिजनेस जो होता है वो कोई भी स्टार्ट कर सकता है, प्रोफेशन वही कर सकता है जिसके पास वो प्रोफेशनल नॉलेज है, डिग्री है, और एम्प्लॉयमेंट जो है कमेंस कर सकता है एज सून एज ही गेट द अपॉइंटमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, प्रोफेशन में लिमिटेड होती है, यहाँ पे तो एम्प्लॉयमेंट तो जरूरत ही नहीं होती इन्वेस्टमेंट की। रिस्क जो है सबसे ज्यादा बिजनेस में है, इसमें कंपेरेटिवली लो है प्रोफेशन में, और यहाँ पे नील है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बिजनेस में जो कि पॉसिबल है, प्रोफेशन में कैन नॉट बी, और यहाँ पे भी कैन नॉट बी। रिवॉर्ड में यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है, यहाँ पे फी पे करनी पड़ती है प्रोफेशन में, और यहाँ पे वेजेस और सैलरी मिलती है। कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो यहाँ पे
कोड ऑफ कंडक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा है और यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो बिजनेस में कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती बिजनेस में, बट की प्रोफेशन में जो है रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम क्वालिफिकेशन की। और यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड करता है ऑन द जॉब। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, तो पहले एक इंडस्ट्री हो गई, एक कॉमर्स हो गया। इंडस्ट्री की जो डेफिनेशन होती है वो होती है रेफर्स टू दोस इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहां पे रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इस प्रोसेस के दौरान जो होता है रॉ मटेरियल्स जो है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में इन्वॉल्व करके इंडस्ट्रीज का इस्तेमाल, मशीन का इस्तेमाल करके उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। क्लासिफिकेशन अगर बात करें इंडस्ट्रीज की, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, थ्री तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। जो प्राइमरी इंडस्ट्री होती है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कह सकते हैं, जो कि डील करती है एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनमेंट के प्रोसेस में। और एक होती है जेनेटिक इंडस्ट्री, जो कि अंडरटेक करती है एक्टिविटीज लीडिंग टू ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल्स दैट आर यूज्ड फॉर फर्दर रिप्रोडक्शन, राइट। तो प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर ये चीजें आ गई, ठीक है। एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की बात करें, इस वजह से हम एग्रीकल्चर को यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, जो इंडस्ट्री के पर्पज से काम हो रहा है उसको देंगे। सेकेंडरी इंडस्ट्री में हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, लाइक हम कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि रेडली यूज कर सकते हैं बाय द कंज्यूमर, ठीक है, रेडली कंज्यूमर यूज कर सकता है इन प्रोडक्ट्स को। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं फॉर द, पहली एनालिटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे इंडस्ट्री जो है एनालाइज करती है सिंगल प्रोडक्ट को, ठीक है, और रिफाइन करती है उसको सेपरेट एलिमेंट्स में डिफाइन करती है, डिफरेंट सेपरेट करती है डिफरेंट एलिमेंट्स में, और एक फाइनल प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या होती है? सिंथेटिक इंडस्ट्रीज में हम डिफरेंट रॉ मटेरियल्स को कंबाइन करते हैं, ठीक है, जिससे हम एक इंग्रेडिएंट बना, उससे एक सर्व करते हैं इंग्रेडिएंट को, ताकि एक नया प्रोडक्ट बन पाए। यहाँ पे एनालिटिकल में सिंगल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है, यहाँ पे दो से या तीन से ज्यादा कॉम्बिनेशन का। फिर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो होती है, यहाँ पे रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है, रिफाइन किया जाता है वेरियस स्टेजेस में, और फिर एक फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है। लाइक टमाटो केचप है, टमाटो केचप कैसे बनेगा? टमाटो को यूज करके रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके उसको हम टमाटो केचप बनाएंगे। आइसक्रीम कैसे बनती है? आइसक्रीम को हम मिल्क को कंडेंस करेंगे, फिर उसको प्रोसेस करेंगे और उसके बाद आइसक्रीम का फॉर्मेशन। तो इस तरीके से कह सकते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। असेंबलिंग इंडस्ट्री लाइक कंप्यूटर हो गया, सीपीयू हो गया, इन सब में जो पार्ट्स लगते हैं, टीवी हो गया, ये सब असेंबली इंडस्ट्री हो गई। यहाँ पे नया फाइनल प्रोडक्ट कब बनता है? जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री जो गुड्स आए हैं उनको कंबाइन करते हैं, स्मॉल कंपोनेंट्स को, तो एक नया प्रोडक्ट बनता है। फिर एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, अभी हमने बात करी हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, अब करें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की। ये इंडस्ट्री जो है कंसर्न करती है विद द कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक बिल्डिंग हो गया, ब्रिज हो गया, डैम हो गया और रोड्स हो गए, राइट। इन सब चीजों को कंसिस्ट करती है। टर्शरी सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, टर्शरी इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज जो है कंस्टिट्यूट करती है सर्विस, ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं और फैसिलिटेट करती हैं ऑपरेशंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्विसेज ऑफ इंडस्ट्रीज। ये मेजर सर्विस जो है वो टर्शरी इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती है, लाइक बैंक एंड क्रेडिट फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ये टर्शरी इंडस्ट्रीज के पार्ट्स हो गए, टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रीज के। कॉमर्स की बात करें, कॉमर्स क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द ट्रेड एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अनलाइक इन इंडस्ट्री कॉमर्स डज नॉट इन्वॉल्व प्रोडक्शन। यहाँ पे प्रोडक्शन का बात नहीं होता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का बात हो रहा है, ट्रेड और एक्सचेंज का बात हो रहा है, ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो कॉमर्स में पहला आता है ट्रेड, यानी हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करते हैं, ठीक है। जो है हिंड्रेंस जो होता है वो रिमूव करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये एक्सचेंज करता है गुड्स को बिटवीन प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर, विच इन टर्न हेल्प करता है मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर। और ट्रेडर जो है एक लिंक प्रोवाइड करता है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कस्टमर, यानी इस हिंड्रेंस को ये रोकता है, इस हिंड्रेंस को ये खत्म करता है ट्रेड। इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस है वो लॉस के टाइम पे हमारे को हेल्प करता है। अगर हमारी कोई एसेट लॉस हो गया तो उस टाइम पे हमको जो है ये हमारा एसेट जो है उसको रिकवर करने में हेल्प करता है, राइट। ओके। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन अनेबल करता है कि हमारा एक जो गुड है वन प्लेस से अदर अदर प्लेस तक बहुत इजीली पहुंच पाए, या फ्रॉम प्रोडक्शन हाउस टू द कंज्यूमर साइड। यानी इन तरीके की जो चीजें होती है उसमें ट्रांसपोर्टेशन में काफी हेल्प है। फिर बैंकिंग जो है क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जब हमें लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बैंक। या हमारी सेविंग की फैसिलिटी हम डिपॉजिट करते हैं, उस चीज को भी बैंक जो है सपोर्ट करता है। फिर स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग में हेल्प करता है हमारे को, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है फैसिलिटेट करती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, फिर हम उसको वेयर हाउसेज में स्टोर करके रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, ताकि वो लंबे टाइम तक हम उसको यूज कर पाए। तो वो ओवरकम क्या करता है? हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज को करता है, ठीक है।
क्लासिफिकेशन की बात करें कॉमर्स की, तो ट्रेड हमने बात कर ली कि ट्रेड रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लासिफिकेशन की बात करें तो ट्रेड कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में आता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। इंटरनल ट्रेड में आता है रिटेल और होलसेल। ठीक है, तो एक्सटर्नल ट्रेड में आता है इंपोर्ट, यानी कोई चीज हम बाहर से मंगा रहे हैं, ठीक, हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बाहर की कंट्री से, क्योंकि हमारे इंडिया में प्रोडक्शन नहीं होता। एक्सपोर्ट यानी हम यहाँ से कुछ बाहर चीजें भेज रहे हैं, लाइक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारी इंडिया की बहुत अच्छी है, तो हम यहाँ से फार्मास्यूटिकल्स भेजते हैं बाहर, ठीक है, दवाइयां बना के, ठीक है। एंड रिपोर्ट ये इन्वॉल्व करता है इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री वाइल द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग देम टू अनदर कंट्री, यानी हम किसी कंट्री से कुछ सामान मंगा रहे हैं और उस सामान को अपना यूज ना करके किसी और कंट्री को, देश को बेच दे रहे हैं, ठीक है, आगे बेच दे रहे हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे इंटरपोर्ट ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में हो गया होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल में क्या है, बल्क में गुड्स और सर्विसेज को बाय किया जाता है फ्रॉम द प्रोडक्शन सेंटर और फिर इसको रिटेल ट्रेडर्स को बेचा जाता है, ठीक है। और रिटेल ट्रेडर जो है डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील करते हैं, बाइंग एंड गुड्स और सर्विसेज इन रिलेटिवली लेस क्वांटिटीज में, unlike the practice in the wholesale trade, or these goods and services are then sold directly to the customer। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होती है, यानी ट्रेड में हेल्प करती है कुछ चीजें। इट कंप्राइज ऑल ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें आ गया हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये क्या करता है, हेल्प करता है बाय क्रिएटिंग अ क्रेडिट फैसिलिटी और एंश्योर करता है इजी एंड रेडिबल अवेलेबिलिटी ऑफ चीप क्रेडिट टू द बिजनेसमैन। फिर एडवर्टाइजिंग जो है वो हेल्प करता है बिजनेसमैन को टू ग्रो और टू विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। वेयर हाउसिंग जो है वो हेल्प करता है फॉर द स्टोरेज पर्पस, यानी अगर हम ट्रेड कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वहां पे हमें स्टोरेज पर्पस में हेल्प करेगा वेयर हाउस हमारा, ठीक है। स्टोरिंग प्रिजर्विंग गुड्स एंड सर्विसेज। इंश्योरेंस जो है वो भी ट्रेड में हेल्प करता है, मान लो हमारा रास्ते में सामान जो है शिप के थ्रू जा रहा है और शिप के थ्रू हमारा सामान जो है मान लो एक्सीडेंट हो गया और हमारा सामान जो है खराब हो गया, तो उस टाइम पे अगर हमारा इंश्योरेंस होगा तो वो हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा और हम उसको हमारे लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इंश्योरेंस इस चीज में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन तो है ही, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है कि ट्रेड बहुत इजी फ्लो में हो पाए, लाइक वो एयरवेज से हो या रोडवेज से हो या वाटरवेज से हो, जिससे भी हो। बिजनेस के अंदर कुछ रिस्क होते हैं, ठीक है। रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी दैट द बिजनेस में फेल टू earn sufficient profit or incur losses due to certain unforeseen circumstances। unforeseen circumstances का मतलब है कि फ्यूचर में ऐसी कोई भी घटना जो हमें अभी तक प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो फ्यूचर में कभी भी हो सकती है, तो उसको कहते हैं अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस। यहाँ पे टाइप्स हैं बिजनेस रिस्क के, जैसे स्पेक्युलेटिव बिजनेस रिस्क। स्पेक्युलेटिव मतलब हम स्पेक्युलेट कर सकते हैं कि इस तरीके से रिस्क हो सकता है, इक्वल चांस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और इनकरिंग लॉस, ये है स्पेक्युलेटिव, यानी 50-50। तो ये अराइज होता है बिकॉज ऑफ चेंजेस इन एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। एक होता है प्योर बिजनेस रिस्क, ये होता है चेंज ऑफ इनकरिंग आइदर ओनली लॉसेस और नो लॉस एट ऑल, ठीक है। यहाँ पे क्या, या तो लॉस होगा या तो कोई लॉस होगा ही नहीं, ठीक है, लॉस होगा या लॉस होगा ही नहीं। फिर नेचर ऑफ बिजनेस की बात करें तो पहला है पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस, यानी जो रिस्क है वो पार्ट है, पार्सल है बिजनेस का। बिना रिस्क के बिजनेस सक्सेसफुल या अच्छा प्रॉफिट अर्न करना पॉसिबल नहीं है। फिर हमारा रिजल्ट ऑफ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस है, यानी रिस्क जो है वो अनफोर्सिन है, यानी हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। रिस्क यूजुअली emerges because of unforeseen circumstances। These uncertainties may occur because of human uncertainties such as strike हो गया, theft हो गई, चोरी हो गई, या बिजनेस की अनसर्टेनिटी लाइक प्राइस में चेंज हो गया, ये चेंज हो गई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी, नेचुरल अनसर्टेनिटी लाइक अर्थक्वेक या फ्लड हो गया, या अदर अनसर्टेनिटी लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है या फ्लक्चुएशन है एक्सचेंज मार्केट में। एक होता है डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रॉफिट, वो क्या है, प्रॉफिट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्क एज प्रॉफिट इज मोर इफ द रिस्क इज मोर, ठीक है। तो प्रॉफिट कह सकते हैं इज अ रिवॉर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क। और डिग्री ऑफ रिस्क, द डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्स वेराइज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। कुछ बिजनेस में रिस्क ज्यादा होता है, कुछ बिजनेस में रिस्क कम होता है, तो ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस और द साइज ऑफ द ऑपरेशन। कॉजेज बिजनेस इसके पहला है नेचुरल कॉज लाइक नेचुरल कैलामिटी, अर्थक्वेक, फ्लड, ये सब हो गया। इकोनॉमिक कॉज हो गया लाइक शेयर मार्केट गिर गई या इकोनॉमी के अंदर कुछ ऐसी पॉलिसी आ गई कि वो उसने चेंज कर दिया पूरा इकोनॉमिक सिस्टम ही। ह्यूमन कॉजेज में केयरलेसनेस की वजह से, स्ट्राइक की वजह से, राइट्स हो गए, ठीक है, दंगे हो गए, चोरी हो गई, इन सब चीजों की वजह से। अदर कॉज कह सकते हैं कि लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो गया, एक्सचेंज रेट जो है चेंज हो गया, इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, फ्लक्चुएशन हो गए, बजट में कुछ अमेंडमेंट आ गया इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से ये चेंज हो गया। फैक्टर जो है जो कंसिडर करना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग का बिजनेस, कौन कौन से फैक्टर्स हैं
जो हमें कंसिडर करने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस। अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके पहले हमें कुछ फैक्टर्स को ध्यान रखना पड़ेगा जिससे हमें हेल्प होगी, ठीक है। पहले हमें सेलेक्टिंग द लाइन ऑफ बिजनेस, हम कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सा नीश हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो बिजनेस, ताकि हम उसको आगे अच्छे से इंटरेस्ट के साथ कर पाए। फिर कितने स्केल पे लॉन्च करना है, स्मॉल स्केल पे करना है, लार्ज स्केल पे करना है या मीडियम स्केल पे करना है। स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, तीनों तरीके के बिजनेस हम कर सकते हैं। फिर लोकेशन, लोकेशन क्या है कि रॉ मटेरियल के पास हमारा बिजनेस होना चाहिए जहां पे रॉ मटेरियल है, या जहां पे मार्केट है, जहां पे हमें प्रोडक्ट बेचना है वहां पे, या बीच में। ये चीज हमें खुद डिसाइड करनी पड़ेगी कहाँ होना चाहिए, ठीक है। हमारे रिस्क में और हमारे प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर फाइनेंस क्या है, हमें मनी मतलब फॉर्मल क्रेडिट लेना है या इनफॉर्मल क्रेडिट लेना है वो, ठीक है। हम कैसे पैसे ले सकते हैं एनालाइज करके। फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमें ज्यादा मशीन की रिक्वायरमेंट है या ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है वो हमें पता होना चाहिए। अगर हमारी इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे मशीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो उसके हिसाब से हम देखेंगे फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। और प्लांट का लेआउट क्या है, फिजिकल फैसिलिटीज दैट टेकन फॉर द लेआउट ऑफ द प्लांट नीड्स टू बी फाइनलाइज्ड, ठीक है। किस तरीके से वहां पे एक एक चीज होनी चाहिए, प्लांट जो हमारा प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहां पे क्या क्या चीजें किस किस तरीके से होंगी, वहां का लेआउट हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा। एफिशिएंट और डेडिकेटेड मैन पावर होनी चाहिए ताकि हमारा वर्क जो है कभी रुके ना और अच्छे से चलता रहे, ठीक है। एफिशिएंटली स्मूथली चलता रहे। टैक्स की भी प्लानिंग करनी पड़ेगी, किस तरीके से हमें कितना प्रोडक्ट बेचना है जिससे हम कितना टैक्स को बचाएं और हम टैक्स को पे करें गवर्नमेंट को, वो सब चीजें। और स्टार्ट करना, फिर इन सब चीजों के बाद हमें एंटरप्राइज को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो कंसीडरिंग द अबव मेंशन फैक्टर्स एंड अकॉर्डिंगली टेक अ सूटेबल डिसीजन, जिससे हम बिजनेसमैन क्या है कमेंस कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है अपने ऑपरेशंस को ऑफिस एंटरप्राइज, ठीक है। तो हमने जो है क्लास चैप्टर नंबर 1 जो है काफी अच्छे से डिस्कस करा, पूरा डिस्कस करा। आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बीच बीच में जो भी डिस्टर्बेंस हुई उसके लिए सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, उसके लिए हम अच्छे से प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। तो ठीक है, काफी अच्छा रहा सेशन हमारा, ठीक है। हम अच्छे से हर एक चीज समझ ली, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना फर्दर जो टॉपिक्स हैं, फर्दर हमारे चैप्टर्स को वो डिस्कस करेंगे। सो वीडियो बनाने के लिए थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।